आज मैं देने जा रहा हूं आपको एक ऐसा टेक्निक जो कि आपके प्रिपरेशन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक होता है कि कोई स्पेसिफिक जगह काम करने से जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और चारों तरफ रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करने पड़ते हैं। उसी तरीके से आपके पास भी समय तो कम है और प्रिपरेशन के लिए कोई मैं आपको ऐसा टेक्निक दे दूं जिससे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लें तो आपका कितना फायदा हो जाएगा, इमेजिन करो। दूसरा, आपको मैं दूंगा आज ऐसा तरीका जिससे आप अपने प्रिपरेशन का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम अटेम्प्ट के लिए, चाहे आप पहली बार दे रहे हो या फिर थक थक के बार बार दे रहे हो। ये स्वॉट एनालिसिस ही एक तरह से एबीसी एनालिसिस भी कहलाता है, जो कि आज आप मेरे साथ सीखने वाले हो। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर काम आए, इसके प्रति एक्शन लेने का दिल करे तो जल्दी लेना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसको भूलिएगा मत, सिर्फ अपने तक मत रख लेना, नहीं तो ये हजम नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये जनरली कब करना चाहिए? ये करना चाहिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। अगर सिलेबस के स्टार्टिंग में करोगे तो एग्ज़ाम आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। क्यों? क्योंकि फिर एक ऐसी गलती आप कर बैठोगे जिससे पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और वो गलती क्या होगी? सिलेक्टिव स्टडी की। सिलेक्टिव स्टडी इज़ नॉट what we are saying. What we are saying is to discover your SWOT. तो वो कैसे होगा? उसके लिए क्या करेंगे, जब सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया तो बैठेंगे एक बार सारा क्वेश्चन पेपर्स लेकर कि कौन से एग्जाम में कहाँ पर क्या आता है, और उसको समझने के लिए इस तरह का एक प्रेजेंटेशन आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। आप कॉपी में या एक्सेल शीट में बैठ के अच्छे से करेंगे। इसमें एक एक सब्जेक्ट में एक एक दिन लग जाएगा पहले इनिशियल डेज में, और ये वर्थ गिविंग है। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपका दिसंबर 23, नॉट जून 23, बिकॉज जून 23 का जो पेपर पैटर्न था वो क्वाइट यूनिक सा था, तो उसको एक बार इग्नोर करते हैं। बट दिसंबर 23 से पैटर्न जो एग्जाम का सीएमए इंटर और फाइनल में सब सेम हो गया। तो आप दिसंबर 23 से स्टार्ट करिए और एंड जहां तक जा सकता है वहां तक जाइए, और हर एक टर्म के नीचे चैप्टर और टॉपिक लिखें। चैप्टर और टॉपिक इंस्टीट्यूट मैथ को बेस लेकर लिखे तो ज़्यादा बेटर है। फिर बगल में लिखा क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। आप ये एनालिसिस करेंगे। जैसे 15 एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो आपको पहली बार ही पता चला वो 15 एमसीक्यू भी आते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर देखा होने से ये पहली बार नहीं होता, बट ठीक है, अभी आपको पता तो चला कि 15 एमसीक्यूज आते हैं। और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 7 आते हैं जिसमें से अपने को 5 करना पड़ता है। तो ऑल 7 का आपको लिखना है, पार्ट बाय पार्ट भी लिखना है। किसी किसी एग्जाम में आप देखोगे कि 2 मिलके एक पार्ट आ गया, तो एक पार्ट आ गया तो वहां ऐसे कंबाइन करके आप लिख दोगे। समझ गए? और ये पूरा एनालिसिस 1 2 3 4 ऐसे 5 जितना टर्म भी है वहां तक का करना है आपको। और ये कोई का किया हुआ लोगे तो खून में असर नहीं होगा, ये सीक्रेट काम नहीं करेगा। अगर ये खुद से करोगे तो इसका असर होगा, आपको लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। खुद से सर्चिंग करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, टॉपिक खोजना है, चैप्टर खोजना है और लिखना है। और नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ खोज कर उसमें सर्च वर्च करके पीडीएफ से निकाल के लाना है। फिर भी नहीं मिल रहा है तो अपने दोस्तों का हेल्प लेना है, टीचरों का हेल्प लेना है, बट करना सब खुद से ही है ना। तो ये करने के बाद अगर आप ये पूरा चीज को लर्न कर ले तो ये पूरा कि किस पर्टिकुलर टर्म में किस चैप्टर से कितना मार्क आया था, ये लर्न होना चाहिए। तो सामने में भी रहेगा ठीक है, बट लर्न भी होना चाहिए। लर्न नहीं करोगे ना तो फिर असर नहीं होगा। तो क्या फायदा होगा इसके बाद? आप जब भी रिवीजन स्टार्ट करोगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप वो चैप्टर पढ़ने लगा, बोलो ये तो आया हुआ था, चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो नॉर्मली ये एनालिसिस करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलतियां आप मत कर बैठना। गलती क्या होती है? वो सोचते हैं जो यहाँ पे आया हुआ है वही वही पढ़ना है, बाकी सब तो छोड़ देना है। अगर आप ये गलती करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ सिलेक्टिव स्टडी बेस्ड ऑन दिस। दिस स्टडी
दिस एनालिसिस, दिस टेक्निक इज फॉर योर स्वॉट. व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट मतलब ऐसे तो आपको पता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, बट अपने पढ़ाई के केस में स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ मतलब अच्छे से आता है, वीकनेस मतलब नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई ऐसा छोटा टॉपिक है जिसका मार्क्स है और एग्जाम में आता है और आपने उसके ऊपर इम्फेसिस नहीं दिया है. अपॉर्चुनिटी मीन्स आप इसको इम्फेसाइज कर सकते हो. और थ्रेट मतलब आपको पता ही है, समथिंग न्यू विच इज आउट ऑफ बॉक्स, यूनिक चीज आ गया जो आपने कल्पना ही नहीं किया था, जिससे आप डरते भी हो, तो वो थ्रेट भी है. तो ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट का एग्जाम में थ्रेट भी कहीं ना कहीं इम्प्लांट किया हुआ होगा. तो कहाँ पे थ्रेट प्लांट हो रहा है? क्या हर बार वहीं आ रहा है कि अलग अलग जगह आ रहा है? तो यू हैव टू फिगर दैट आउट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द थ्रेट. अदरवाइज ये थ्रेट आपके ऊपर हावी हो जाएगा. तो ये मैनेज करने का तरीका क्या है? वो तभी होगा जब आप स्टेप 1 फॉलो करोगे, लर्न. तो लर्न पहले करना ज़रूरी है. फिर लर्न करने के बाद ये स्वॉट करेंगे. स्वॉट करने के लिए कैसे क्या करेंगे? देखो, आप जब ये एनालिसिस करोगे ना, तो आपको कुछ यूनिक फाइंडिंग्स मिलेंगे. यूनिक फाइंडिंग्स क्या मिलेंगे कि कुछ एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन वाइज चैप्टर इज फिक्स्ड. चैप्टर फिक्स्ड है बट अलग अलग टॉपिक से आ रहा है, हर बार अलग अलग टॉपिक से आ रहा है. ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक से आ रहा है मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है और अलग अलग टॉपिक से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस जो अभी तक नहीं आया है उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा. जो अभी तक नहीं आया उसको अच्छे से पढ़ना है. क्या समझ में आया? उसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर बार अलग अलग टॉपिक से आ रहा है इस चैप्टर का. सेकेंड चीज आपको क्या दिखेगा? चैप्टर फिक्स्ड है और आपका फेवरेट टॉपिक भी फिक्स्ड है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि सम्स जो है ना वो डिफरेंट है. सम सेम नहीं है. सम्स भी सेम होने लगे तो भैया प्रोफेशनल एग्जाम क्या हुआ? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उस टॉपिक का प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा. प्रैक्टिस द टॉपिक प्रॉपरली, वरना उसके सम्स एग्जाम में कर नहीं पाओगे. जैसे एग्जाम्पल में आपको पता चला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ रहा है और उससे मटेरियल वेरिएंस ही आ रहा है, बट मटेरियल वेरिएंस का हर बार अलग अलग आ रहा है. तो उसका जितना तरह का सम्स था उसको अच्छे से प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस करना होगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आ रहा है और मान लीजिए CAPM से आ रहा है, तो CAPM का जितना सम्स है सब करना पड़ेगा. टॉपिक आपका फिक्स्ड है बट सम्स तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना, राइट. तीसरा आप क्या देखोगे कि ग्रुप ऑफ चैप्टर से आता है. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर से आ रहा है. मतलब होता है ना कि ये 2 या 3 चैप्टर में से एक घुमा के दे रहा है, 3 चैप्टर में से एक दे रहा है. समझ में आया? तो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स में से आपका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऑल ग्रुप ऑफ चैप्टर्स अच्छे से करना पड़ेगा. और उसमें भी आप देखना ज़्यादातर यूनिक आ जाता है. ग्रुप ऑफ चैप्टर से जाता है तो इसका मतलब ये देखा गया है आपका यूनिक आ रहा होगा. तो कहाँ पर रिपीट हो रहा है, कहाँ पर यूनिक हो रहा है, ये क्रॉस एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वही कर जाते हैं जो आया हुआ है और फिर ये नहीं सोचते हैं कि क्या अभी तक आया ही नहीं है और वो भी आ सकता है. समझ में आया? तो जो नहीं आया हुआ है वो भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम हर बार कुछ नया पूछ रहा है. स्पेशली थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स में तो हर बार ऐसा ही हो रहा है. प्रैक्टिकल में फिर भी चैप्टर फिक्स्ड है और आप मान लीजिए टॉपिक भी फिक्स्ड है, तो क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं. जैसे एग्जांपल के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको सिमुलेशन में का चैप्टर फिक्स्ड मिलेगा. ठीक है, अब चैप्टर फिक्स मिलेगा तो उसमें जो क्वेश्चन है वो भी आप देखो, भले ही टॉप क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो सेम है कि वो एवरेज ऑफ डिमांड निकालने बोल रहा है, बट फिगर्स तो अलग अलग आ रहे हैं ना. इसका मतलब वो सम तभी कर पाओगे जब उसको अच्छे से 2-3 बार कर पा रहे हो. तो टॉपिक फिक्स्ड है, सम्स डिफरेंट आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करो.
ग्रुप ऑफ चैप्टर से आ रहे हैं तो ऑल ग्रुप ऑफ चैप्टर्स टू बी डन, और स्पेशली कौन सा पार्ट जो अभी तक नहीं आया है। फिर क्या होता है, ये करने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना पड़ेगा कि किस में क्या हो रहा है। और इसके बाद क्या करना है, ठीक से समझना मेरी बात को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ये सारा कर लोगे तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। व्हाट इज अ स्ट्रेटजी अबाउट, और ये आपकी खुद की स्ट्रेटजी होगी, है ना, कि कितना बजे उड़ेगा विमान और कितना बजे हमला करके सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको एग्जाम में करना होता है आउट ऑफ 7 एनी 5 और एमसीक्यू सारा। तो एमसीक्यू सारा करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन जगह से एमसीक्यू आ रहा है, और जो अभी तक आप पढ़े ही नहीं थे तो एमसीक्यू के लिए अलग से डेज अलॉट करना है। उसके लिए सारे एमसीक्यूज जो आज तक इंस्टीट्यूट से पूछे गए हैं या दिए गए हैं, चाहे इंस्टीट्यूट मैट में, क्वेश्चन बैंक में, पास पेपर्स में, एमटीपीज में, और आपका वर्कबुक्स में, सब जगह जहाँ जहाँ जो मिले सब जगह से एमसीक्यू करना है और डेज अलॉट करना है। और इस एमसीक्यू के लिए जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ स्पेसिफिकली इंटर और फाइनल में, उन सब का वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया गया है, और बाकी खोजना, बाकी भी मिल जाए। बट क्या है, वो वीडियोस पूरा एज इट इज़ खाली बैठ के खाली सर सॉल्व कर रहे हो और आप सुन रहे हो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप उसका जो नोट्स है, उस वीडियो के साथ अटैच नोट्स भी होगा, वो नोट्स पहले ले लेना और खुद से पहले सारा अटेम्प्ट करना, और फिर चेक करना कि सर ने क्या बताया। अगर आप सीधा का सीधा खाली सर करा रहे हैं, आप सुन रहे हैं और मार्क कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। अपना दिमाग को यूज़ करना, और इसके बहाने एक रिवीजन भी हो जाएगा। और आप क्या देखोगे पता है, एमसीक्यू में ऐसा ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने क्लास में पढ़ा ही नहीं, जो पता चला आपके रिवीजन का भी पार्ट नहीं होता शायद, अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते तो कोई कोई ऐसा ऐसा जगह से एमसीक्यू आ रहा है जो क्लास में बोल दिया गया था, हाँ देख लेना, ये तो ठीक है कभी कभी आता है, बट एमसीक्यू में आ जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो ये आपको हेल्प करेगा। और एमसीक्यू में आपको टारगेट करना एग्जाम में 13 आउट ऑफ 15 शुड बी करेक्ट। सिर्फ 2 एमसीक्यू रॉन्ग हो जाए तो कोई बात नहीं, 13 आउट ऑफ 15 शुड बी करेक्ट। तो 26 मार्क्स आपको यहीं पे उठाने उठाने हैं। नहीं उठा पाया तो एग्ज़ाम टेंशन वाला हो जाएगा। और सेकेंडली, जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको आउट ऑफ 7 एनी 5 करना होता है, बट आप एनी 6 का स्ट्रेटजी बनाओगे, एक बफर रखोगे, ठीक है। कीप 1 क्वेश्चन इन हैंड, क्योंकि क्या पता आप जिसकी तैयारी करके गए हो उसमें भी कोई एक ऐसा चीज आ गया जो आपको एग्जाम हॉल में कनेक्ट नहीं हुआ। तो आपका आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो उसमें से आपको कोई 5 ही एग्जाम में करना है, बट आप अपना तैयारी 6 का करके जाओगे कि मेरे को 6 क्वेश्चन आता होगा, फिर उस 6 में मैं फिल्टर करूंगा कि मेरे को कौन सा 5 एग्जाम में करना है। एग्जाम में 6 नहीं करके आएंगे, एग्जाम में 5 ही करके आएंगे, बट कौन सा 6 का हम तैयारी करके जाएं। तो आप जब ये एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरे को अभी भी करना चाहिए जो मैं अभी तक छुआ ही नहीं था। आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख कर आएंगी, और जो थ्रेट है जहाँ पर, उसको एक ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। एलिमिनेट 1 थ्रेट। द आइडिया इज एलिमिनेट 1 थ्रेट। और वो थ्रेट का नॉर्मली आप देखोगे क्वेश्चन नंबर या चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। तो आपको जब सिलेबस कंप्लीट करके ये एनालिसिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको थ्रेट एलिमिनेट करना है। एक किसी भी एग्जाम में 2 से ज़्यादा थ्रेट कभी नहीं आए, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाले सुन लिए और वो बदमाशी करने गए तो फिर कुछ नहीं बोल सकता, बट 2 से ज़्यादा थ्रेट इन जनरल नहीं आता, ठीक है। तो एक थ्रेट तो वाजिब है, और 2 से ज़्यादा थ्रेड जो है वो जनरली नहीं मिलता है। तो आप एनी 6 का भी तैयारी करके गए तो भी एक छोड़ना है, तो वो एक और थ्रेड मिल गया तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो थ्रेड मतलब जहाँ आपको समझने में दिक्कत होता है, जहाँ आपका सब कुछ करके जाने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में कुछ नया आ जाता है हर बार, उसको आपको एलिमिनेट करना है। और ये स्ट्रेटजी आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो और इसका फ़ायदा देखो, और फिर अगर आप पास ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना, मतलब पास होंगे ही होंगे आप।
और ये स्ट्रेटजी मैं बहुत दिनों से प्राइवेटली स्टूडेंट्स लोग को सिखाते रहता हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ना जैसे एग्ज़ाम टर्म आता है तो स्मार्ट स्टडी बूट कैंप हम लोग कराते हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, जो नियरेस्ट एग्ज़ाम टर्म है उसके लिए अब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे 4 सेशन हो चुका है। अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं किए तो आप मिस कर रहे हैं, तो आप उसमें आ जाइए। तो मैं और भी इसके ऊपर कैसे बिल्डअप करना है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में क्या है और अपने अंदर और कैसे वर्क करना है वो सब। और ये लाइव जो स्टूडेंट अभी हाल में पास किए उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, जिससे कि आपको रियल मायने में फ़ायदा हो और आप तसल्ली से प्रिपरेशन करके जा पाए। तो आप आ जाइए अगर आपको स्मार्ट स्टडी बूट कैंप में हेल्प चाहिए। तो ये नियरेस्ट टर्म के लिए है ना। ये नॉर्मली जैसे अगस्त में चालू होता है दिसंबर वालों के लिए, और उसी तरह से फेब में चालू होता है जून वालों के लिए। तो अभी आपका जो टर्म है उसके लिए आप आना, अगला टर्म में अगला टर्म वाला करेगा। तो वहाँ पे जब आप आते हो तो मैं ये सब चीज़ करवाता हूँ। तो देखो हमारे एक स्टूडेंट ने करके दिखाया है ना। तो अब सोचो जिसने ये एनालिसिस किया उसका क्या गजब का ग्रिप आ गया होगा, है ना। उसको पता चल गया कि अरे मैं तो ये पढ़ा ही नहीं था और देखो यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से आ रहा है, अगर ये सोच के खाली एनालिसिस करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो आपको एनालिसिस करते समय ये भी देखना है ना कि अच्छा इस चैप्टर का ये चीज़ तो आ चुका है और ये चीज़ अभी भी नहीं आया है, तो क्या पढ़ना है वो भी पता चल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फिर क्रैक करेंगे। और इसके साथ यदि आप 3 घंटे का टेस्ट दे दें, मॉक टेस्ट, है ना, उसका तड़का लगा दें, तो आपकी स्ट्रेटजी जो आप सीधा एग्ज़ाम हॉल में जाके टेस्ट करोगे वो पहली टेस्ट हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए एसजीसी की तरफ से मॉक टेस्ट संग्राम आयोजित किया जाता है हर एग्ज़ाम के पहले, और हर हर अटेम्प्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करके बेनिफिट होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी इसका बेनिफिट लेना है तो डिले मत करिए, डिले मत करिए और सोचिए मत, जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। एसजीसी वेबसाइट पे जाइए और एनरोलमेंट करिए, जिससे कि वो वाला दिमाग में बैठ जाए और उसका भी रूटीन आपके हाथ में आ जाए। अगर आप जॉब वॉब भी करते हैं तो आप रूटीन का डेट पे क्वेश्चन पेपर लेकर एग्ज़ाम अपने हिसाब से देकर एक डेडलाइन पे जमा कर दीजिएगा, बट डिले मत करिए और डेफर मत करिए। दैट्स इट इन दिस स्मॉल सीक्रेट। अगर आपको एक्शन लेना हो तो जल्दी लीजिएगा और काम का लगाओ तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू सून।